बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस लेक्चर में हम डिफरेंट आईओ फंक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की इंटरेक्शन, उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ अब तक पढ़ चुके हैं। किस तरह डेटा किसी इनपुट डिवाइस से सिस्टम को सेंड होगा या सिस्टम डेटा आउटपुट डिवाइस को सेंड करेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो कितने हैं और हम कितने इनपुट आउटपुट फंक्शंस सिस्टम के साथ डील कर सकते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर दो इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिस्कस करेंगे। पहला टाइमिंग फंक्शन है, दूसरा कंट्रोल फंक्शन है। अच्छा जी, हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक इनपुट और एक आउटपुट डिवाइस हो तो उसकी इंटरेक्शन सिस्टम के साथ क्या होगी, और अगर मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो तो उनकी इंटरेक्शन किस तरह होगी। हमने ये देखा कि जब भी कोई डिवाइस इनपुट डिवाइस हो और वो डेटा सेंड करना चाहे सिस्टम को, तो कंट्रोल यूनिट से कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, डेटा किस तरह डेटा लाइन से आएगा, कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स किस वक्त एक्टिव होंगे और किस कंट्रोल सिग्नल ने क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो टाइमिंग फंक्शन जनरली क्लॉक सिग्नल के साथ रिलेटेड है। क्लॉक सिग्नल के साथ डिफरेंट टाइमिंग या डिफरेंट फंक्शंस जनरेट होंगे या डिफरेंट सिग्नल जनरेट होंगे जो कि बताएंगे कि इस वक्त सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो हम पहले भी पढ़ते आ चुके हैं कि डेटा ट्रांसफ़र ये दो तरह का हो सकता है, या तो सिंक्रोनस होगा या एसिंक्रोनस होगा। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र में जो क्लॉक पल्स होगी वो तमाम फंक्शंस या तमाम सिग्नल्स के लिए, कंट्रोल सिग्नल्स के लिए सेम होगी, और एसिंक्रोनस में इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक पल्स होगी। क्लॉक पल्स जनरली या क्लॉक पल्स नॉर्मली उसका एज सच वो इंटरेक्शन नहीं होगा जो कि सिंक्रोनस क्लॉक पल्स में है। ये आगे हम इसकी डिटेल में जाकर देख सकेंगे कि हम सिंक्रोनाइज फंक्शन को कैसे डील करेंगे जी। अच्छा जी, अगर सेवरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो ऑपरेशन इस तरह होगा कि तमाम डिवाइसेस में से एक डिवाइस एज अ मास्टर बिहेव करेगी, मास्टर डिवाइस, बाकी तमाम डिवाइसेस एज अ स्लेव डिवाइस बिहेव करेंगी। जो मास्टर डिवाइस होगी वो कंट्रोल करेगी या मॉनिटर करेगी या कोऑर्डिनेट करेगी इनपुट आउटपुट फंक्शंस के साथ या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के साथ मॉनिटर करेगी मास्टर डिवाइस, और जो स्लेव डिवाइस हैं वो अंडर मास्टर डिवाइस वो वर्किंग या फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। अच्छा जी, आगे हम एक फिगर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बताएगी कि एक रीड ऑपरेशन है। इस रीड ऑपरेशन में कितने नंबर ऑफ क्लॉक सिग्नल्स जनरेट होंगे, और ये क्लॉक सिग्नल की बेस पे डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट से जनरेट होंगे, और फिर इन कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से हम इनपुट या आउटपुट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम या तो राइजिंग एज ऑफ अ क्लॉक यूज़ करेंगे या फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स या क्लॉक सिग्नल यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट ये फिगर हमें शो हो रही है जिसमें कि ये क्लॉक हमें देखती हुई नज़र आ रही है।
जैसे कि हमने पहले कहा कि ये राइजिंग एज है, ये फॉलिंग एज है, ये हाई लेवल ऑफ द क्लॉक पल्स है, ये लो लेवल ऑफ द क्लॉक पल्स है। अगर तो हम राइजिंग एज ले रहे हैं तो इस राइजिंग एज के साथ तमाम कंट्रोल सिग्नल्स ने एक्टिव होना है। यहाँ पर ये दो कंट्रोल सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो दूसरे सिग्नल्स हैं डेटा और स्टेटस के, वो सिमिलर क्लॉक पल्स यानी राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक के साथ वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये सिंक्रोनाइज ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन है। तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट ने रीड ऑपरेशन का सिग्नल जनरेट करना है कि सिस्टम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन के लिए। तो हमने पहले कहा कि जो मास्टर डिवाइस होगी वो कंट्रोल करेगी तमाम के तमाम ऑपरेशन को। जितने जिस डिवाइस के साथ हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उस डिवाइस का एड्रेस इस कंट्रोल सिग्नल के साथ यानी रीड ऑपरेशन के कंट्रोल सिग्नल के साथ यहाँ पर एड्रेस ऑफ द डिवाइस वो भी जनरेट होगा या वो एड्रेस लाइन या एड्रेस बस पे फ्लो होगा। तो सबसे पहले दो सिग्नल्स हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, एक रीड सिग्नल है और दूसरा एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस जिसने भी कम्युनिकेशन या जिसने इनपुट या आउटपुट फंक्शन या रीड ऑपरेशन में जिसने परफॉर्म करना है। अच्छा जी, इस सिग्नल के बाद यहाँ पर हम अगर देखें तो इस वक्त डेटा का जो सिग्नल है वो इस वक्त इनएक्टिव है यानी डिसेबल है। तो इसके डिसेबल होने की वजह ये है कि जब एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस एड्रेस बस पे फ्लो होगा तो इन क्लॉक पल्सेस के दौरान, ये जितनी भी क्लॉक पल्सेस हैं, इस क्लॉक पल्सेस के दौरान जितनी भी डिवाइसेस हैं वो ये एड्रेस डिकोड करेंगी। जिस डिवाइस का एड्रेस मैच होगा उस डिवाइस ने या तो इनपुट या आउटपुट के लिए उसने अपने आप को इनेबल करना है या एक्नॉलेज सिग्नल दोबारा से भिजवाना है कंट्रोल यूनिट को कि इस वक्त ये डिवाइस रेडी है, इस डिवाइस का स्टेटस क्या है, ये डिवाइस रीड ऑपरेशन में यूज़ हो सकती है या नहीं। तो ड्यूरिंग these clock signals all the devices will decode the address that was flown on the address bus। जब डिवाइस एड्रेस मैच होगा किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ, उसी डिवाइस ने इस रीड ऑपरेशन में परफॉर्म करना है। तो हर एक डिवाइस का जो एड्रेस है वो डिफरेंट होगा। जिस तरह कि हम कह सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट की आईडी वो दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होगी। तो किसी भी स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन के लिए अगर उसकी आईडी कॉल की जाए तो वो पर्टिकुलर आईडी पर वही स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा। तो इसी तरह जितनी भी डिवाइसेज हैं उनका एड्रेस डिफरेंट होगा और अगर उस डिवाइस को हमने कॉल करना है तो उसका एड्रेस लाइन पे आएगा। जब वो डिवाइस एड्रेस मैच करेगी तो उसी डिवाइस ने रिस्पॉन्ड करना है। तो इन क्लॉक पल्सेस के दौरान डिवाइस ने रेडी होना है और रिस्पॉन्ड करना है। जब डिवाइस रेडी हो गई और डिवाइस डेटा सेंड करने की पोजीशन में होगी तो फिर आफ्टर द थर्ड क्लॉक पल्स या एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ क्लॉक पल्स जो हम यहाँ बता रहे हैं, यहाँ से डेटा सेंड होना स्टार्ट होगा। अब जो ही डेटा सेंड होना स्टार्ट होगा इसके साथ ही स्टेटस सिग्नल ने इनेबल होना है। स्टेटस सिग्नल इस वजह से है ताकि जो डेटा हम सेंड करना चाह रहे हैं सिस्टम को या रीड करना चाह रहे हैं, ये डेटा फुली हम रीड कर रहे हैं, डेटा फुली ट्रांसफ़र हो गया है, डेटा में कोई इंटरप्शन तो नहीं आई, डेटा कोई लॉस तो नहीं हुआ, डेटा करप्ट तो नहीं है। तो जब डेटा स्टार्ट होना रीड होना स्टार्ट हुआ तो इसके साथ ही स्टेटस सिग्नल यहाँ पर स्टार्ट हुआ और जब डेटा एंड होगा तो एट द सेम टाइम ये स्टेटस सिग्नल भी एंड होगा। तो यहाँ पर देखें कि डेटा और स्टेटस ये दोनों सेम टाइम में स्टार्ट हुए और सेम टाइम में एंड हुए। इसका मतलब ये है कि
जो डेटा हमने रीड किया वो फुली तौर पर सिस्टम ने एक्सेप्ट किया या रिसीव किया। तो इस रीड ऑपरेशन में एक सिग्नल रीड सिग्नल, दूसरा एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर डिवाइस, तीसरा जब वो डिवाइस रेडी होगी तो उसने डेटा सेंड करना स्टार्ट करना है, और इसी तरह जब डेटा सेंड होना स्टार्ट हो तो स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेज सिग्नल उसने भी एट द सेम टाइम स्टार्ट होना है और एंड होना है। तो रीड ऑपरेशन में मास्टर जो डिवाइस होगी वो मॉनिटर कर रही है जितनी भी ऑपरेशन हम कह सकते हैं, जो भी टास्क कह सकते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो तमाम का तमाम फंक्शन या ऑपरेशन उसने मॉनिटर करना है। तो हमने डिस्कस किया तमाम की तमाम डिवाइसेस जो एड्रेस लाइन पर आया उन्होंने डिकोड किया। जिस डिवाइस का एड्रेस मैच होगा वही डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगी, यानी उसी डिवाइस ने रीड ऑपरेशन के लिए अपने आप को इनेबल करवाना है या अपने आप को एक्टिव करवाना है। और स्टेटस सिग्नल स्लेव डिवाइस जिसको हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि एरर, नो एरर या इस तरह के रेलिवेंट सिग्नल जो भी हैं वो डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेज सिग्नल वो सेंड बैक करेगी या रिस्पॉन्ड देगी या एक्नॉलेज करेगी अपने स्टेटस को। तो जो वेट साइकिल हमने पहले डिस्कस किए कि इन वेट साइकिल्स, ये वेट साइकिल्स हैं, इसके दौरान डिवाइस ने अपना स्टेटस बताना है, अपने आप को इनेबल करना है और रीड ऑपरेशन के लिए रेडी होना है। सिमिलर केस होगा जब हम रीड ऑपरेशन देखना चाह रहे हैं। अगर हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें यानी सिस्टम से डेटा हम राइट करवाना चाहें किसी भी डिवाइस को, तो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। यहाँ हमने ये देखा कि 4 सिग्नल्स हैं क्लॉक के साथ: कंट्रोल, एड्रेस, डेटा और स्टेटस फॉर रीड ऑपरेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिमिलर 4 सिग्नल्स हैं राइट के लिए, एड्रेस के लिए, डेटा के लिए और एक्नॉलेज के लिए। अच्छा जी, तो हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सिंक्रोनस राइट ऑपरेशन। क्लॉक साइकिल के साथ ये राइट ऑपरेशन या राइट सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल ने जनरेट किया। एड्रेस ऑफ द डिवाइस यहाँ पर हमने फ्लो करवाना है। डिफरेंस बिटवीन डेटा सिग्नल इन रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन वो ये है कि रीड ऑपरेशन में जब डिवाइस रेडी होगी उस वक्त डेटा सिग्नल ने रेडी होना है या इनेबल होना है या डेटा सेंड होना है, ये रीड ऑपरेशन में था। राइट ऑपरेशन में ये है कि डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है, सिस्टम डेटा भिजवाना चाह रहा है किसी भी डिवाइस को, तो इस वजह से डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल विद द सिस्टम। डेटा पहले से ही डेटा लाइंस पे आ गया है। ये वो वेट स्टेट्स हैं या ये वो टाइमिंग स्टेट्स हैं या क्लॉक साइकिल्स हैं जिसमें डिवाइस ने रेडी होना है। जब डिवाइस रेडी होगी तो उस वक्त एक्नॉलेज सिग्नल ने स्टार्ट होना है, यानी डेटा यहाँ पर सेंड होना स्टार्ट हुआ और डेटा सेंड हुआ और डेटा जहाँ पर ये सिग्नल एंड हुआ तो डेटा रिसीव हुआ। तो दोनों में डिफरेंस ये है रीड और राइट ऑपरेशन में कि रीड ऑपरेशन में डेटा हमने किसी डिवाइस से लेना है, वो डेटा हम तभी ले सकते हैं जब डिवाइस रेडी होगी। राइट ऑपरेशन में हमने डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो ये डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है। ये डेटा सेंड उस वक्त होगा जब डिवाइस रेडी होगी और डिवाइस इनेबल होगी, यानी डेटा रिसीविंग पोजीशन में जाएगी। तो ये रीड और राइट ऑपरेशन में डिफरेंस था। अच्छा जी, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देख सकते हैं कि हमने डेटा स्टोर किया सबसे पहले किसी बफर में। जब राइट
सिग्नल जनरेट हुआ, उस डिवाइस का एड्रेस आया, डिवाइस एड्रेस मैच हुआ, डिवाइस ने रिस्पॉन्स किया, डिवाइस रेडी हुई, तो तब डेटा डिवाइस को ट्रांसफ़र हुआ या डिवाइस को सेंड होना स्टार्ट हुआ। और इसके साथ ही एक्नॉलेज सिग्नल भी हमने उसके साथ रिलेट किया जी। तो ये तमाम के तमाम जो ऑपरेशन थे, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, ये सिंक्रोनस थे। हम ए सिंक्रोनस ऑपरेशन भी या ए सिंक्रोनस मोड भी यूज़ कर सकते हैं। ए सिंक्रोनस मोड में जो डिवाइसेस हैं या जो सिग्नल हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, यानी क्लॉक पल्स के साथ या क्लॉक सिग्नल के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डेटा क्लॉक नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, क्लॉक 5 पे एंड हुआ। कंट्रोल सिग्नल क्लॉक 2 पे स्टार्ट हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है। स्टेटस क्लॉक 3 पे स्टार्ट हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है। इसी तरह तो एसिंक्रोनस ट्रांसफर में सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों एंड पे जो भी ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, कंट्रोल, स्टेटस, ये तमाम के तमाम एसिंक्रोनस या एसिंक्रोनाइज होंगे। क्लॉक पल्स के साथ इनका ताल्लुक हम कह सकते हैं कि जिस तरह सिंक्रोनस में तो उस तरह नहीं है। और डिफरेंट क्लॉक पल्सेस पे, यानी डेटा 1 से 5 पे शो हो रहा है, कंट्रोल 2 से 4 पे शो हो रहा है और स्टेटस 3 से 6 पे शो हो रहा है। तो ये एसिंक्रोनस ट्रांसफर में जो ऑपरेशन होगा या टास्क परफॉर्म होंगे उस तरह होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आयो फंक्शन कंट्रोल फंक्शन है। इसमें डिफरेंट हम कह सकते हैं कि प्री डिफाइंड स्टेप्स होंगे जो कि किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस और सिस्टम के दरमियान स्टेब्लिश होंगे। तो ये हम हैंडशेकिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। हैंडशेकिंग प्रोसेस, जब भी कोई डिवाइस डेटा सेट करना चाहे या रिसीव करना चाहे, तो बिफोर द सेंडिंग ऑफ डेटा या बिफोर रिसीविंग ऑफ डेटा, ड्यूरिंग द सेंडिंग या रिसीविंग ऑफ डेटा, कौन से स्टेप्स होंगे जो कि फॉलो किए जाएंगे। तो बोथ इनपुट और आउटपुट के लिए ये प्रोटोकॉल्स या इवेंट्स या स्टेप्स हमने इसमें डिस्कस करने हैं। अच्छा जी, तो प्रोसेसर को हम सिस्टम को प्रोसेसर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकंड तरफ डिवाइस कंट्रोलर है। सबसे पहले प्रोसेसर ने डिवाइस सेलेक्ट करनी है, कौन सी डिवाइस को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या रीड राइट ऑपरेशन भी हम कह सकते हैं, या डेटा सेंडिंग या रिसीविंग ऑपरेशन के लिए भी हम डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेसर ने उस डिवाइस को सेलेक्ट करना है और ये चेक किया जाएगा कि डिवाइस का स्टेटस क्या है, डिवाइस रेडी है नहीं है, रेडी होने में टाइम है, एक्टिव होने में टाइम है, किसी दूसरी प्रोसेस में बिजी तो नहीं है। तो ये सारे स्टेप्स, ये सारी बातें स्टेप नंबर 1 में देखी जाएंगी। जब डिवाइस सेलेक्ट की जाए और डिवाइस का स्टेटस पता चल जाए तो प्रोसेसर ने सिग्नल करना है या प्रोसेसर को सिग्नल किया जाएगा डिवाइस कंट्रोलर की तरफ से कि डिवाइस रेडी है या नहीं है। अगर तो डिवाइस रेडी है तो स्टेप नंबर 1 में जाया जाएगा, अगर डिवाइस रेडी नहीं है तो स्टेप नंबर 1 में जाया जाएगा, और अगर डिवाइस रेडी है तो स्टेप नंबर 4 में जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में डेटा ट्रांसफ़र की इनिशिएशन होगी। अगर आउटपुट डेटा यानी आउटपुट डिवाइस को डेटा जा रहा है तो डेटा लाइंस पे डेटा फ्लो होगा या डेटा लाइंस पे डेटा चला जाएगा और आउटपुट कंट्रोल लाइंस को एक्टिव कर दिया जाएगा या इनेबल कर दिया जाएगा या सेट कर दिया जाएगा। ये स्टेप नंबर 4 प्रोसेसर के साइड पे होगा।
स्टेप नंबर 4 के बाद जब अगर तो हम एज अ आउटपुट डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं तो इस स्टेप में डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सारा या रिसीव कर दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर 4 में अगर हम आउटपुट यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेप नंबर 4 फॉर आउटपुट यूज़ हो रहा है, और स्टेप नंबर 5 में आउटपुट और इनपुट दोनों की रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम 4 से कंटिन्यू होके आ रहे हैं तो 5 में आउटपुट डेटा एक्सेप्ट होगा। अगर डिवाइस एज अ इनपुट है तो फिर इस स्टेप में इनपुट इनिशिएशन होगी और डेटा जो भी इनपुट डिवाइस से हम लेना चाह रहे हैं वो डेटा ले लेंगे, और सीपीयू को इस वक्त सिग्नल भेजा जाएगा कि डेटा लाइंस पे आ गया है, आपने डेटा एक्सेप्ट करना है। तो स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 6 में इनपुट डेटा एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर तो हम एज अ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं तो डेटा जो कि डेटा लाइंस पर मौजूद था सिस्टम में, जो आउटपुट डिवाइस को हम दे रहे थे, जब आउटपुट डिवाइस ने डेटा रिसीव कर लिया तो डेटा लाइंस पे डेटा रिमूव कर दिया जाएगा। स्टेप नंबर 7 दोनों के लिए कॉमन होगा। अगर यह इनपुट है या आउटपुट है, दोनों डिवाइसेस के लिए दोनों प्रोसेस के लिए डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो ये सेकंड आईओ फंक्शन था जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। पहला हमने डिस्कस किया टाइमिंग फंक्शन रीड और राइट ऑपरेशन के लिए। दूसरा फंक्शन हमने डिस्कस किया कंट्रोल फंक्शन इनपुट या आउटपुट फंक्शन के लिए या प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि अगर इसी कंट्रोल प्रोसेस में या इसी कंट्रोल सीक्वेंस के दौरान अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो वही स्टेप्स फॉलो होंगे। ये हम स्टेप नंबर 4 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहले 3 स्टेप्स उसी तरह आएंगे। स्टेप नंबर 4 में आके थोड़ी सी चेंजेस हमें पता चलेंगी। स्टेप नंबर 4 में अगर आउटपुट डिवाइस है तो डेटा लाइंस पे डेटा आ जाएगा और प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो भी है वो कंटिन्यू होगी। अगर तो आउटपुट है तो डेटा रिसीव कर दिया जाएगा, कलेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इनपुट है तो डेटा लाइंस पे आ जाएगा और सीपीयू को या सिस्टम को सिग्नल दिया जाएगा कि आपका डेटा रेडी है इनपुट डिवाइस से डेटा एक्सेप्ट करने के लिए। लेट सपोज उसी दौरान इंटरप्ट जनरेट होता है। ये कंट्रोल सिग्नल हम डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनपुट या आउटपुट कोई इंटरप्ट जनरेट हो गया, तो स्टेप नंबर 3 के बाद कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ, प्रोसेसर को पता चला कि कोई इंटरप्ट आ रहा है। इस वक्त आपको याद हो हमने प्रोसेसर स्टेटस रजिस्टर डिस्कस किया था जो कि 5 बिट्स का था, कैरी, नेगेटिव, ओवरफ्लो, ज़ीरो और इंटरप्ट फ्लैग। ये रजिस्टर जो इंटरप्ट फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वक्त इंटरप्ट फ्लैग 1 होगा। इसका मतलब होगा कि इंटरप्ट अकर हुआ। प्रोसेसर ने इंटरप्ट रिकॉग्नाइज करना है और इंटरप्ट को हैंडल करना है। इस केस में 2 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट हो सकते हैं। एक हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, एक लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है। हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट वो होगा कि इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। अगर वो किसी भी प्रोसेस के दौरान अकर होता है तो वो इंटरप्ट पहले डील किया जाएगा, प्रोसेस को इंटरप्ट डील करने के बाद कंटिन्यू किया जाएगा। लो प्रायोरिटी इंटरप्ट ये है कि पहले हम प्रोसेस को डील करेंगे, जब प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद इंटरप्ट हैंडल किया जाएगा। तो इंटरप्ट को इसी तरह हैंडल करेंगे। प्रोसेसर ने इंटरप्ट रिकॉग्नाइज करना है और अपने स्टेटस को सेव करना है। इसी तरह अगर आउटपुट है तो डेटा लाइन से डेटा रिमूव किया जाएगा, और अगर इनपुट है तो डेटा को एक्यूमुलेटर में ले जाया जाएगा। इसी तरह डिवाइस को डिस्कनेक्ट किया जाएगा और जो भी प्रोसेस इंटरप्ट का प्रोसेस है, जो भी हमने कैरी करना है वो इंटरप्ट का प्रोसेस कैरी होगा। ये फॉर लो लेवल प्रायोरिटी इंटरप्ट है। अगर हाई लेवल प्रायोरिटी इंटरप्ट होगा तो स्टेप नंबर 5 में प्रोसेसर जब इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, उसी दौरान ये प्रोसेस स्टॉप होगा। सबसे पहले इंटरप्ट हैंडल किया जाएगा और उसके बाद ये जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। तो इस तरह हम कंट्रोल फंक्शन को फॉर इंटरप्ट भी बता सकते हैं कि अगर हम इनपुट आउटपुट फंक्शन
इनपुट आउटपुट प्रोसेस में कंट्रोल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं और उस कंट्रोल फंक्शन में इंटरप्ट अकर हो या इंटरप्ट जनरेट हो तो इंटरप्ट को कैसे हैंडल करेंगे। इंटरप्ट की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह हम इंटरप्ट को हैंडल करते हैं, इंटरप्ट कैसे अकर होगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर इंटरप्ट आ जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, प्रोसेसर का स्टेटस क्या होगा, प्रोसेसर ने क्या रिस्पॉन्स करना है, और सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर ऑपरेशंस देखेंगे कि फिर प्रोसेसर इंटरप्ट को कैसे हैंडल कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस कितने हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस को हम टाइमिंग और कंट्रोल के साथ कैसे रिलेट करते हैं, और अगर इंटरप्ट जनरेट हो तो कंट्रोल किस तरह इंटरप्ट को हैंडल करेगा और कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे।